वक्त जो सबसे चर्चा का विषय है, सबसे बड़ी चर्चा का विषय वो है तेल। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। अब टॉप गियर में आप कह सकते हैं पिछले 10 दिन में चौथी बार है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल अब ₹2.61 प्रति लीटर हो चुका है, डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ऑल टाइम हाई पर है और दूसरी बार 100 के पार पहुंच चुका है, यानी कि अब पेट्रोल के दाम 100 प्लस हो चुके हैं ज्यादातर इलाकों में। दिल्ली में तो हो ही गए हैं। अब इससे पहले दिल्ली में 7 जुलाई को 2021 को पेट्रोल की कीमत 100 के पार गई थी और अब दूसरी बार पेट्रोल ने सेंचुरी लगाई है। अब 10 दिन में करीब ₹8 डीजल के दाम बढ़ने से यह भी सैकड़े के करीब पहुंच गया, यानी कि 2021 के बाद अब 2026 में ऐसा हुआ है। कोलकाता में आज डीजल की कीमत ₹99.82 के करीब पहुंच चुका है। जो महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं उस पर आप कह सकते हैं कि एक और मार है। अब खेती की लागत में भी इजाफा होगा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि डीजल का इस्तेमाल होता है पंप चलाने के लिए, वैसे ही बस है, ऑटो, टैक्सी, जो भी डीजल का इस्तेमाल करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं, अब किराया बढ़ना तय माना जा रहा है। अब अगर हम पूरे दुनिया की ओर से देखा जाए, तेल के दाम जो बढ़ते हुए जा रहे हैं, अजीत जी मैं एक बात आपसे इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो थोड़ा कंपैरिजन करना चाहिए। भारत में अभी 100 प्लस हो रहे हैं तेल के दाम, और अगर भारत के साथ हम करें तो अमेरिका में 75 से 90 रुपए प्रति लीटर हो गए, जो वहां पर करीब 44% तक बढ़े हैं। उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में 150 रुपए प्रति लीटर, मैं आपको स्टर्लिंग पाउंड में नहीं बता रहा हूं, भारत के करेंसी के हिसाब से बता रहा हूं, 150 रुपए प्रति लीटर है। फ्रांस में 140 है, जर्मनी में 136 है, नॉर्वे में अभी भारत प्रधानमंत्री गए थे, वहां पर 136 रुपए प्रति लीटर है, नॉर्वे के 164 है, इटली में 144 रुपए है। तो अब भारत ने तो काफी कोशिश की कि किसी तरह से इसको कंट्रोल में किया जाए, अब नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक तो जब सारी चीजें हम लोग लगभग, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं डेवलप देश नहीं कर पा रहे हैं तो भारत कैसे कर लेगा? डेवलप कंट्रीज के अपने अपने उस पैरामीटर्स हैं, उनके यहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी, उनके यहाँ दूसरी चीजें और बहुत हैं, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे फिर हम लोग उलझ जाएंगे चीजों में। हमारे यहाँ उनके यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत है और उस आय के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत कम है। नॉर्वे आप कह रहे हैं 136 रुपए अगर बेचा तो बहुत ही सस्ता, 164 रुपए तो बहुत ही सस्ता है। नॉर्वे के पास इतना रुपया है, नॉर्वे के सॉवरेन फंड में अपने हर नागरिक के लिए 400-400 करोड़ रुपया है। तो नॉर्वे की वो सब छोड़ दीजिए, उन सब बातों के साथ हम लोग को तुलना नहीं करनी चाहिए। ये अभी हम लोग के यहाँ भी जो बढ़ी है, जब 90% तेल आप आयात करेंगे तो कैसे कंट्रोल करेंगे? Exactly. सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल बात है कि 90% तेल हम लोग 89% आयात कर रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्शन होता था 20% 22% जो पहले था 20-24, वो भी कम हो गया है। तो हम लोग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। तो दो समस्या है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है हर जगह, और दूसरी समस्या है कि आपूर्ति भी प्रभावित हो गई है। तो अब सरकार के पास कोई चारा नहीं है। देखिए 1000 करोड़ रुपया रोज का घाटा था, और ये बात कुछ छिपी बात नहीं है, सब जानते हैं कि 1000 करोड़ रुपए का घाटा था। इसका मतलब एक तिमाही में, पहली तिमाही में ही 90,000 करोड़ का घाटा। पिछले पूरे साल में 72,000 करोड़ का मुनाफा है इन पेट्रोलियम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का, और इधर एक तिहाई में 90,000 करोड़ का घाटा है। तो इस घाटे को कम करने के लिए अच्छा सरकार ने भी अपना 10 रुपया का जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम की हुई है। तो दोनों लेवल पर सरकार ने कोशिश की, एक्साइज ड्यूटी भी घटाई, इनका भी कुछ दिन तक घाटा चला, अब नहीं चल सकता है। सर इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं क्योंकि ये सज्जन जी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कई बार बैड भी बड़े होते हैं, यानी स्टेट्स के ऊपर भी काफी कुछ रहता है कि स्टेट्स भी चाहे तो उसको कम कर सकते हैं। एक होता है कि उसमें टैक्स भी लगता है। लेकिन एक बात कहनी पड़ी, क्योंकि मैंने बताया था 2021 में 100 रुपए हुए थे, कोविड का टाइम था, उसके बाद से 2022 से भारत ने तो आपको डाइवर्सिफाई किया ना, 70% उन्होंने हटाकर मिडिल ईस्ट से निकाल के दूसरे देशों पर भी उन्होंने तेल को लाना शुरू किया, जिससे कि अभी हमें कम से कम तेल लाने की तो क्राइसिस नहीं हो रही, दाम बढ़ रहे हैं। 1/3 हमारा तेल जो है वो रसिया से आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। कम होने के बाद 40% तक चला गया था, अभी कम होने के बाद भी 1/3 के करीब है। उसके बाद आप देखिए कि जो खाड़ी देशों के अलग अलग देश है उनसे आ रहा है, वेनेजुएला से आने की बात हो रही है, यूएस से भी आने की बात हो रही है। तो उस तरीके से क्या है कि आपका सोर्स डाइवर्सिफाई हो रहा है। दूसरा 16 से 18 रुपए पर लीटर वो तेल उत्पादक कंपनियों को घाटा हो रहा था, तो आपको उसकी पूर्ति करनी है। और स्टेट का इसलिए मसला है कि आप यहाँ दिल्ली से अगर बंगाल के लिए चले तो हर कोई चाहेगा कि यूपी में टैंक फुल करवा, क्योंकि यूपी में तेल सस्ता होगा, बिहार में उससे थोड़ा महंगा होगा, बंगाल में और महंगा हो जाता है ये करके। तो ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने वो जनता को, लोगों को कितनी वो राहत दे सकते हैं। बहरहाल लेकिन अब ड्यूटी घटाई, वैसे स्टेट गवर्नमेंट्स भी अगर कुछ वैट कम करते हैं, स्टेट भी अपना टैक्स कम करते हैं तो थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन हर एक राज्य की अपनी अपनी नीति होती है, लेकिन एक कानून है, मुझे लगता है कि जो पूरे भारत में लागू होने को लेकर बात तो चल रही है। बीजेपी की सरकारें तो अपने अपने राज्यों में इसको लागू करने के लिए लगातार कदम भी उठा चुकी है। यूकेडी में तो लागू भी हो चुका है, मैं यूसीसी की बात कर रहा हूं। और क्या मोदी सरकार बहुत जल्द ही ये कानून देश भर में लागू करने जा रही है, क्योंकि यूसीसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा ऐलान किया है जिसने देश की सियासत का पारा हाई कर दिया है।
गृह मंत्री अमित शाह यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दो बड़ी बात कहती है। अमित शाह ने लाल किले से देश के तमाम आदिवासी समुदाय को गारंटी दी है। शाह ने ऐलान किया है कि यूसीसी की कोई भी पाबंदी आदिवासी समाज पर लागू नहीं होगी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से जनजातीय समाज के किसी भी अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही अमित शाह ने धर्मांतरण गैंग पर भी प्रहार किया है। शाह ने कहा है कि लोभ लालच देकर और जबरन कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। अमित शाह ने यह बात धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर दिल्ली के लाल किले के मैदान से की है। जनजातीय संस्कृति समागम हुआ था। उन्होंने सिर्फ देश के आदिवासी समाज को यूसीसी से बाहर रखने का भरोसा नहीं दिया है, बल्कि धर्मांतरण गैंग वालों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। सबसे पहले सुनिए आदिवासी समाज के सामने अमित शाह ने धर्मांतरण को लेकर क्या कहा। कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ लालच जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने से। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन करते हैं और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। अब यूसीसी को लेकर विपक्ष कई तरह के भ्रम भी फैलाता आ रहा है। विपक्षी कहते हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद न सिर्फ मुसलमानों के मजहबी हक छिनेंगे बल्कि आदिवासी समाज के अधिकार भी हनन होगा। लेकिन अब अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आदिवासी समाज विपक्ष के झांसे पे ना आए। और अमित शाह ने कहा कि जिन राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा वहां विशेष कानून बनाकर जो जनजातीय हैं उनको यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। जनजातियों को अपनी संस्कृति से अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। दो राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। अजीत जी, जैसा कि यहां पर अभी बताया उन्होंने कि आश्वासन दे दिया है कि जो जनजाति हैं उनको यूसीसी से बाहर रखा जाएगा, ठीक है सर। लेकिन जो उन्होंने धर्मांतरण को लेकर कहा है, अब छत्तीसगढ़ में जसपुर एक ऐसी जगह है जहां पर मैंने देखा कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च वहां पर मौजूद है, एक जनजातीय क्षेत्र में। बड़ी हैरान करने वाली बात थी है। आप देखिए, और ये स्थिति झारखंड में भी है, ये उड़ीसा में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। तीनों जो आदिवासी बहुल राज्य हैं भारत के, वहाँ ईसाई मिशनरियों का काम काफी बहुत पहले से चल रहा था और उसको काउंटर करने के लिए आरएसएस ने भी हर जगह अपना वनवासी कल्याण केंद्र खोले और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। लेकिन जितना पैसा आता है धर्मांतरण को लेकर के और जिस तरह के प्रयास होते हैं, उसको अब जाकर के धीरे धीरे उन चीजों को अब काफी कंट्रोल हुआ है। अब काफी उसको, अब पहले के जैसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के 12 साल में। लेकिन ये जो यूसीसी है ना, इसका एक मॉडल बन गया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उत्तराखंड में, उसने एक मॉडल बना दिया। वही मॉडल अब सब जगह लग जाए।